देखो सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चाहे केस स्टडी बोल लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बोल लो, इवन कई लोग तो इस पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कई लोगों का बोर्ड का प्रोजेक्ट भी इस पे है सर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जनरली ज्यादातर स्टूडेंट दो ही तो चैप्टर पिकअप करते हैं, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एक होता है मार्केटिंग। ये दो चैप्टर सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए पिकअप होते हैं। तो इस चैप्टर का रिलेवेंस बहुत है सर, और इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी होते हैं। चलो पढ़ते हैं सर। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या होता है सर? किसी चीज के बारे में सच सर, ठीक है। ऐसा कोई सच जिसको हमने कॉज और इफेक्ट के रिलेशन में प्रूव किया सर कि ये ऐसा ही होगा, प्रिंसिपल से सर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सर, ये क्या होते हैं? ये एक जनरल गाइडलाइंस है सर, फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से चला सकते हो सर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस है सर, फॉलो करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, ठीक। इसके बाद अपन इसके डिफरेंशिएशन पढ़े थे सर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं सर? फ्लेक्सिबल है, हम चेंज कर सकते हैं। प्योर साइंस प्रिंसिपल रिजिड है, ये चेंज नहीं होते सर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाइड विथ, क्योंकि सर जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है उसकी अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी है सर। और प्योर साइंस प्रिंसिपल एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक है सर, जैसा है पूरी दुनिया के लिए वैसा ही सिमिलर है। अगला मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्या हम इसको बिजनेस टू बिजनेस चेंज कर सकते हैं? यस सर। प्योर साइंस प्रिंसिपल डज नॉट चेंज। याद है ना, मैं आप लोग को एग्जांपल दिया था, मैं आप लोग को अरम इंस्टीट्यूट से फेंकूं या आप लोग के घर से फेंकूं, आओगे तो नीचे ही, डू नॉट चेंज। अगला है सर मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक। इसके डिफरेंशिएशन, ये दो डिफरेंशिएशन आपको एग्जाम वाले दिन पढ़ना है तो पढ़ना, अदरवाइज यू कैन इग्नोर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में एक आध बार ही रेयरेस्ट आया है। सबसे ज्यादा अगर डिफरेंशिएशन में आया तो ये आया, सबसे ज्यादा आया तो यही आया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक। प्रिंसिपल्स क्या है सर? ये गाइडलाइंस है। टेक्निक क्या है? मेथड और प्रोसीजर, किसी चीज को करने का तरीका है सर। प्रिंसिपल्स क्या हम चेंज कर सकते हैं? यस सर। टेक्निक्स इतनी फास्ट चेंज नहीं होती है सर, चेंज होती है बट इट टेक्स टाइम, ठीक। फिर अगला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होती है? गाइडलाइंस है सर। वैल्यूज क्या होते हैं? हमारे बिहेवियर, हमारे मोरल, हमारे सिद्धांत, हम कैसे चलना चाहते हैं सर, वैल्यूज। सर मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या ये टेक्निकल होते हैं? यस सर, क्योंकि इसको बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रहते हैं, बड़े बड़े पर्सन रहते हैं जो अपने हिसाब से प्रिंसिपल्स फ्रेम करते हैं सर। वैल्यूज क्या होती है? ये एथिकल होती है सर, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है और हर पर्सन अपने वैल्यूज खुद क्रिएट करता है सर। आई बात समझ? नेचर, फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहले देखो सर, बी से क्या दिया हुआ है? बिहेवियरल इन नेचर। सर क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर्सन टू पर्सन बिहेवियर पे चेंज होता है? यस सर। हर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज अलग है, और जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज अलग है वहां पर हर एम्प्लॉइज को अलग अलग तरीके से टैकल किया जाता है, इसलिए सब ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स अलग है। अगला बी से क्या है? बेस्ड ऑन, सर हम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ना सर, हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं सर। कोविड था तो पढ़ाने का तरीका अलग था, कोविड के बाद ओपन हुआ मार्केट तो तरीका अलग हुआ सर, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगला क्या है सर? फ्लेक्सिबल। क्या हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंज कर सकते हैं? यस सर, ये हमारे ऊपर है, हम कैसे मैनेज करना चाहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। अगला क्या है सर? इवोल्यूशनरी फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। सर हम जैसे जैसे नई नई चीजें ट्राई करते हैं, हम नए नए प्रिंसिपल सेट करते जाते हैं सर। नई नई चीजें चेंज होती है, उसके बेसिस में हम क्या करते हैं, नई नई चीजें अप्लाई करके देखते हैं अपने बिजनेस में। अगर वो सक्सेसफुल है तो हम वही प्रिंसिपल सेट कर देते हैं, और नहीं है सक्सेसफुल तो फिर अपन दूसरा फॉलो करते हैं। अगला क्या है सर? जनरल गाइडलाइंस। सर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे सर जो राइटर्स हैं उन्होंने दिया है सर, आपको उनके फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। वो एक जनरल गाइडलाइन है, वो बताते हैं कि हमने ऐसा किया था तो ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुई। जरूरी नहीं है कि सेम प्रिंसिपल से हर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो। अगला क्या है सर? कंटीजेंट। सर क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है? यस सर। और ये क्या होता है? कंटीजेंसी के बेसिस में भी चेंज होता है सर। सिचुएशन अगर कुछ अलग एडवर्स हो गई तो ये चेंज हो जाएगा सर, कंटीजेंट। अगला क्या है सर? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रिंसिपल फॉर्म करके बिजनेस करना पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं हो सकता जो अपने प्रिंसिपल फॉर्म ना करे सर, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। सर ये जो हम प्रिंसिपल सेट करते हैं, इसी के बेसिस में ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सर, उनको एजुकेट करते हैं सर कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रिंसिपल्स है। और सर हम हर टाइम क्या करते हैं, नए रिसर्च करते हैं ताकि नए नए प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो। ये मैं जितना बोल रहा हूँ ना, आप इतना ही एग्जाम में लिख लेना, पूरे मार्क्स मिलेंगे सर, ध्यान से सुनो इसीलिए बोल रहा हूँ। अगला दिया हुआ है ई से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
सर एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब होता है सर ऑफिस। इफेक्टिव मतलब सर जहां पर आप ऑफिस लेवल पे प्रॉपर ध्यान दे पाओ। सर अगर आप एक ऑफिस का प्रिंसिपल सेट कर दो कि जितने भी एम्प्लॉइज है वहां पर 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपने जो एक प्रिंसिपल सेट किया उसके कारण क्या होगा, आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे। कितने लोग 10 बजे आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है नहीं आने का, कोई जल्दी आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, ये सब चीजें चेक करना। अगला एफ से क्या है सर, मैनेजमेंट का सिंपल जो अपन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ बिजनेस पर्पस पे सेट नहीं करते सर, क्योंकि आज जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो सर वो सोसाइटी से कनेक्ट करके बिजनेस कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। तो हर एक बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो जब भी मैनेजमेंट अपने प्रिंसिपल सेट करता है तो वो सोशल वैल्यूज को भी ध्यान देता है। इसमें आप एक आध एग्जाम्पल डाल सकते हो कि सर एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये सब चीजें लिख सकते हो। अगला एम से क्या है सर, अगर मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से अपने बिजनेस के प्रिंसिपल्स को चेंज करो। याद है मैं आपको बताया था कोविड के पहले सब ऑफलाइन कैश में ही चलते थे, कोविड आया, कई लोग ऐसे ठेले वाले भी अब क्या ऑनलाइन और पेटीएम के थ्रू चलना चालू हो गए, चेंज करो आप। अगला एस से क्या है साइंटिफिक डिसीजन। सर जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम फ्रेम करते हैं या जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम फॉलो करना चाहते हैं, ये सब प्रिंसिपल्स को हम साइंटिफिक तरीके से चलते हैं। साइंटिफिक वर्ड का मतलब होता है सर जहां पर एक प्रॉपर प्रोसीजर मेथड या तरीके से हम हिट और रन या हिट और ट्रायल बेसिस में नहीं चलते हैं सर। अगला देखो सर, ये तो बहुत सदाबहार है, मैंने आपको बोला सर हमेशा आप ये लिख सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारा मेन पर्पस यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स वेस्ट ना हो सर, और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करे सर। अगला क्या है इसका मतलब सर होता ये है कि अपन मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं इससे जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें ये समझ आता है सर कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना पता है, किस रियलिटी पे हम काम कर रहे हैं, हमें क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए नहीं है, प्रोवाइडिंग मैनेजर यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ठीक है, इसके बाद फेयर प्रिंसिपल, ये याद है सबको, ये हम बहुत अच्छे से लाइन याद किए थे। लाइन क्या थी, डैड यू सी यूएसएसआर ओआईसी। डी से क्या था, ए से, डी से, यू से, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यू से, एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगला एस से कॉलर चेन, आर से, ओ से, आई से, एस से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ई से इक्विटी, ई से एस्प्रेट दी क्रॉप्स। ये हम बहुत अच्छे से प्रिंसिपल्स याद किए थे सर। सबसे पहला दिया हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते जा रहा हूँ केस स्टडी में कैसे पहचानना। डिवीजन ऑफ वर्क कैसे पहचाना जाएगा सर, जहां पर कभी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जो मैनेजर्स है दे आर ओवरबर्डन। ओवरबर्डन वर्ड मिला, इसकी पहचान है डिवीजन ऑफ वर्क। काम नहीं बांटा सर, ओवरबर्डन। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट बताते जा रहा हूं, अबे मतलब तो पता है ना डिवीजन ऑफ वर्क का, यहाँ पर काम बांटना है सर। देखो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है सर। अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस को एग्जाम में नेगेटिव बोला तो हड़बड़ा मत जाना सर, नेगेटिव या कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट बोला, तीनों वर्ड से खेल सकता है, हड़बड़ाना मत सर, तीनों वर्ड का मतलब सेम ही चल रहा है सर। सर काम बांटोगे तो सर स्पेशलाइजेशन में काम बढ़ेगा बटेगा, तो सर इफिशियंसी इंप्रूव होगी। काम नहीं बांटोगे तो सर लैक ऑफ इफिशियंसी। याद रखना, याद है मैं आपको बताया था पॉजिटिव को ही अपोजिट कर दोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस लिखा जाएंगे सर। तो बी स्मार्ट, बी स्मार्ट, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। पॉजिटिव ऐसे वाले सिलेक्ट करना जो नेगेटिव में आ जाए। क्या बोला समझ आया, जिसको अपन अपोजिट करके नेगेटिव में लिख सकते। सर मैं आपको बीएसटी में आपका टाइम बचाने की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है बचाना, नहीं तो यही चैप्टर, पता है मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बिलीव मी, मैक्सिमम स्टूडेंट कैसे होते हैं पता है एग्जाम वाले दिन, इसी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट 3-4 चैप्टर है जहां फंस जाता है एग्जाम वाले दिन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक ये मार्केटिंग और एक है डायरेक्टिंग। ये 4 चैप्टर ऐसे होते हैं बीएसटी के, इतना लंबा टाइम लेके जाएंगे आखिरी दिन आपका, अगर आप इसको प्रॉपर पहले से समझे भी नहीं रहोगे और पहले से पता नहीं होगा कि इसको पढ़ना कैसे है। तो चैप्टर, मैं नहीं बोल रहा हूँ चैप्टर टफ है, मैं बोल रहा हूँ चैप्टर लेंदी है। लेंदी होने के कारण टाइम आखिरी दिन बहुत ज्यादा लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा। और अगर ये ज्यादा टाइम ले रहेंगे ना तो आपको मोराल वैसे ही डाउन हो जाता है सर। आपको लगता है अरे बाप रे इतना कुछ बचा हुआ है, बाकी सब कैसे कंप्लीट करूंगा। तो बहुत प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती पढ़ने के आखिरी दिन। मैं आपको वैसे टाइम टू टाइम बताऊंगा, मैं आप लोग को प्रॉपर बताऊंगा
कि आखिरी 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन मिलेंगे हमें, उतने दिन में हमको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर कितने दिन में करना है, किस टाइम पे किस चैप्टर को पढ़ो, किसके बाद किसको पढ़ो, ये सब मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे, अभी तो नहीं। सर अगला ए से क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी वर्ड का मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर जिसको हमने अथॉरिटी दी है क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा? यस सर। इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव है सर। ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो सर वो मिसयूज करना चालू कर देगा सर। सर अगर अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा सर? बिना अथॉरिटी के तो कोई काम ही नहीं कर सकता, डिसीजन ही नहीं ले पाएगा सर। तो इससे भी क्या होगा? ओवरबर्डन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना सर। डिले हो जाएगा काम पे सर। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। फिर देखो इसी का अपोजिट भी है, मिसयूज और डिले इन वर्क। तो ये 4 पॉइंट करना ज्यादा आसान है। आप ये ओवरबर्डन भी कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, बट आप ये 4 कर लो, ये अपोजिट है तो करना आसान होता है सर। अगला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की पहचान कैसे करेंगे? अच्छा तो एक मिनट, अथॉरिटी की पहचान कैसे होगी? आपको ये देगा, आपको ये लाइन मिलेगी केस स्टडी में कि सर वो पर्सन ना पूरे डिसीजन पावर अपने हाथ में रखा है। जहां दिखा कि डिसीजन पावर अपने हाथ में रखा है सर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, ये पहचान है उसकी। ठीक है, अगला दिया हुआ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बातें कैसे पता चलेगी सर? रूल्स रेगुलेशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसे दिया जाएगा कि सर जो एम्प्लॉइज है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन, ये सब इसकी पहचान है सर। ठीक है, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव है सर। डिसिप्लिन रहोगे तो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, इफिशियंसी रहेगी सर। नहीं रहोगे डिसिप्लिन, बदतमीज रहोगे तो डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, केओस, फिर सर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम वेस्ट अलग होगा अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो। यूनिटी ऑफ कमांड याद है क्या होता था? एक आदमी कमांड देगा और सब फॉलो करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, इसकी पहचान कैसे होगी पता है? आपको क्वेश्चन में 2 टाइप से मिलेगा, 2 टाइप से मिलता है। एक मिलता है जहां पर एक एम्प्लॉय मतलब एक बॉस बोल रहा है, ठीक है, और दूसरा बॉस बोल रहा है, और एम्प्लॉय दोनों के अंडर है। एम्प्लॉय इसकी बात भी सुन रहा है, इसकी भी बात भी सुन रहा है। एम्प्लॉय को ये नहीं समझ आ रहा है किस वाले बॉस की बात मानना है। ये पहचान होती है यूनिटी ऑफ कमांड की, ये पहचान होती है। एक तो ये देगा और एक ऐसी लाइन देता है, देयर आर मोर देन 1 पर्सन हु इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉइज। ये दूसरी पहचान होती है सर, जहां पर वो बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट बता रहा हूं जो केस स्टडी के काम के, जिनसे आप पहचानोगे सर इनको। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक आदमी कमांड करेगा सर, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, केओस नहीं होगा, ईगो क्लैश नहीं होंगे सर, काम अच्छे से होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा सर, सबऑर्डिनेट बच नहीं सकते काम से। अगला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये तो हम ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ते भी है सर। सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरी चीज एक जगह, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बांट देना। याद करो, अगर आपको मैंने बताया था डिसेंट्रलाइजेशन मिडिल और लोअर लेवल पे होता है सर, याद आया? सेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल, पहचान रखना सर इसकी। टॉप लेवल पे सेंट्रलाइजेशन, मिडिल और लोअर लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन। इसको तो हम डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से भी बहुत अच्छे से कवर करते हैं सर। ठीक है, अगला यू से क्या होता था? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसकी पहचान कैसे करोगे सर? नहीं 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 नहीं, इसकी हाँ, इससे पहचान है इसकी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सर जहां पर आपको ये दिया रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में सब अलग अलग गोल्स से चल रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसका फाइनेंस मैनेजर चाहता है कि कम से कम कॉस्ट में हो जाए। ठीक है, सेल्स मैनेजर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर ले। इसकी पहचान है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सर एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे, सब अपना अपना पर्सनल बेनिफिट देखने चले गए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अगला दिया हुआ है सर, एस से क्या था? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। याद है इसकी केस स्टडी करे थे अपन, जहां पर एक डायरेक्टर था जो ट्रिप में जा रहा था, कंपनी को लॉस होने वाला था, तो वो डायरेक्टर अपनी ट्रिप कैंसिल कर दिया। सर अपनी ट्रिप कैंसिल करके कंपनी की मीटिंग अटेंड किया था सर। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक, अगला क्या है? स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन याद है? याद है ना बे, हायरार्की चलती है। अच्छा, इसका एक्सेप्शन क्या है? गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक में क्या होता है सर? हम डायरेक्टली नीचे वाला क्या ऊपर वाले से कम्युनिकेट कर सकता है? यस सर। इसमें 2-3 याद रखना। एक वो स्कूल वाला याद रखना, जहां पर स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो गैंगप्लैंक का एक बेहतरीन एग्जांपल है जो एग्जाम में आता है सर, ध्यान रखना सर। अगला क्या दिया हुआ है? रेम्यूनरेशन। ये आपको आराम से पहचान में आ जाएगा सर, आराम से पहचान में आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देगा कि सर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से काम तो करा रहे, जब जो उनको जितनी सैलरी देने का वादा किया था उतनी सैलरी दे नहीं रहे,
वो पता चल जाएगा आपको रेम्यूनरेशन। ये बहुत सिंपल अलग से पता चल जाता है सर। ये ऑर्डर, इसकी पहचान कैसे होगी सर? सिस्टमैटिक। अच्छा, पता है ऑर्डर और टेक्निक जिसमें हम पढ़ते हैं सर पैटिक स्टडी, ये आपस में बहुत आसपास है। ऑर्डर मतलब होता है कोई भी चीजें प्रॉपर तरीके से पढ़ी हो ना। पैटिक स्टडी जो हम पढ़ के आए थे याद है, जिसमें हम बोलते थे अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं करना, याद आया? अभी अपन पढ़ेंगे भी नीचे, तो दोनों बहुत आपस में कनेक्टेड है सर। ठीक है, कई बार क्या होता है प्रिंसिपल और टेक्निक दोनों बोल देता है पहचानने क्वेश्चन में। तो ऑर्डर की पहचान ये होती है सर कोई भी चीज सिस्टमैटिक तरीके से पढ़े होने चाहिए, तो वो ऑर्डर है। और यही तो पैटिक है, जहां पर हम ये बोलते हैं सर कि कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ी है तो उसके कारण टाइम गैप लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है सर। ठीक है, ऑर्डर। अगला इनिशिएटिव, इसकी पहचान कैसे करोगे? ये वर्ड मिलना चाहिए सर, सजेशन। जहां पर भी एम्प्लॉय से इनिशिएटिव लिख गया, एम्प्लॉय से सजेशन लिखा गया, वहां पर पता चलेगा सर इनिशिएटिव। ज्यादातर आपको लिखा रहेगा एम्प्लॉय से सजेशंस ले जा रहे हैं या एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग है, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ये दो पहचान है इसकी। ठीक है, अगला अगला क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये बहुत सिंपल है सर, जहां पर आप एम्प्लॉयज को बोलते हो कि तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी हम तुमको निकालेंगे नहीं, ये अलग से आपको पहचान आएगा, ये इतना कोई हाई लेवल पे नहीं होता। अगला देखो ई से क्या है? इक्विटी। इक्विटी बोले तो इक्वल ट्रीट करना, मेल फीमेल को इक्वल ट्रीट करना, सेम सैलरी पे ट्रीट करना, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? एस्पिरेटरी क्रॉप्स। इसका क्या याद रखे थे अपन? टीम वर्क। याद है ना सर, ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स अचीव करना है तो टीम वर्क चाहिए सर। ठीक है, इसके बाद है सर फेयर के साइंटिफिक मैनेजमेंट, सॉरी टेलर के फेयर के प्रिंसिपल। ठीक है, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल और नीचे दिया हुआ है साइंटिफिक टेक्निक। तीन वर्ड अलग अलग है सर, कोई किसी पे कंफ्यूज नहीं होगा। एग्जाम में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलेगा तो किसके हैं? फेयर के। साइंटिफिक प्रिंसिपल बोला तो टेलर। साइंटिफिक टेक्निक बोलेगा तो नीचे वो जो वर्क स्टडी में अपन पढ़ेंगे ना सर, पैटिक स्टडी, मेथड स्टडी, ये सब जो पढ़ेंगे वो सब आएगा सर। ठीक है, आ रही बात समझ? थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। पता है आखिरी दिन एग्जाम में, लिटरली बता रहा हूँ, एग्जाम में हड़बड़ी में ये गलती हो जाएगी कि आप फेल का प्रिंसिपल लिखते लिखते टेलर का लिख दोगे और टेलर का लिखते लिखते फेल का लिख दोगे। ये हड़बड़ी होती है। क्या होता है एग्जाम में ना, हम हड़बड़ी में देखते हैं अरे प्रिंसिपल पूछा है, सीधा स्टार्ट कर देते फेल के। ध्यान देना, साइंटिफिक प्रिंसिपल बोल रहा है कि सिर्फ प्रिंसिपल्स बोल रहा है? ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो सर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सबसे पहला सी से क्या था? जहां पर हम ये बोलते हैं सर मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, अकेले इंडिविजुअल वर्क करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप गोल अचीव नहीं कर पाएगा। अगला एस से क्या होता था? इसमें हम ये बोलते हैं सर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो प्रिंसिपल सर ट्रायल एंड एरर बेसिस में नहीं होना चाहिए। सर आपको कोई भी प्रिंसिपल एकदम साइंटिफिक प्रॉपर प्रोसीजर या मेथड के थ्रू अप्लाई करना चाहिए सर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मत करना। अगला एच से क्या था? किसके किसके बीच लड़ाई नहीं होना चाहिए? मैनेजमेंट और वर्कर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए सर। अगला डी से क्या था? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड, आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनकी बेटर एफिशिएंसी इंप्रूव करो। ठीक है, इससे केस स्टडी कम आती है, इससे ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर। और अगर कहीं कोई पॉइंट पे केस स्टडी दिख गई तो आपको चांसेस है एक इसमें दिख जाएगी और एक इसमें दिख जाएगी। दिखेगा कि मैनेजमेंट ऑफ वर्कर लड़ रहे हैं, दोनों के डिसीजन मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही, उससे पता चलेगा ये आपको। ठीक है, केस स्टडीज कम आती है इससे। साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर, सर सबसे पहला क्या दिया हुआ है? फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब जहां पर हम फंक्शन के बेसिस में लोगों को बांट देते हैं। सर यहाँ पर 8 अलग अलग फंक्शंस ऑफ एक्सपर्ट है। सबसे पहला क्या था? रूट क्लर्क, ये क्या करता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप। दूसरा, ये क्या करता है? नेक्स्ट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसका क्या है? कोई भी काम को टाइम फिक्स कर देता है और कितने कॉस्ट में ये काम होना चाहिए। चौथा, ये क्या करता है? ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक। सर अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट सबसे पहला ये क्या करता है? सर सब चीजें कंट्रोल, ऑर्गेनाइज, मैनेज करने का काम इसी का है। दूसरा कौन है? ये क्या करता है?
तीसरा, ये क्या करता है? चौथा, ये क्या काम करता है? क्वालिटी का ध्यान रखता है। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सर फंक्शनल फोरमैनशिप से केस स्टडी नहीं आती है, डायरेक्ट आता है लिखने को, डायरेक्ट आता है। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शनल फोरमैनशिप, वन ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उस अगर फंक्शनल फोरमैनशिप आया और 4 मार्क्स का आया तो आपको सर प्लानिंग और ऑपरेशनल पूरे लिखना पड़ेगा सर, रूट क्लर्क ये सब लिखना पड़ेगा सर। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इससे तो बाप रे बेहद केस स्टडी आती है, और इसकी अपनी बुक में एक बहुत प्यारी केस स्टडी दी हुई है, जरूर करके जाना। कॉफी वाली, वेरी गुड, कॉफी वाली एरोमा कॉफी थी, कॉफी के बहुत सारे फ्लेवर्स एडिट थे, उसने कुछ फ्लेवर्स जो नहीं चल रहे थे मार्केट में उसको हटा दिया, याद आया? सब याद आता है, देख लो। आप ही लोग जबरदस्ती अल्लाह करते हो कि हम पूरा भूल गए, कोई चीज याद नहीं रहती। सर एक बात समझो, अगर अभी मैं खड़े खड़े या बैठे बैठे अचानक से मैं सीए इंटर का सोचना स्टार्ट करूंगा तो याद नहीं आएगा सर। जिस चीज के फ्लो में होते हैं वो चीज उस टाइम याद आती है। भगवान थोड़ी को भी अचानक से कोई भी चीज याद आ जाएगी, समय लगता है। हम कोई चीज के फ्लो पे होते हैं तो वो चीज याद आती है सर, जब हम फ्लो में होते हैं तो याद आता है। अब एक बात बताओ, अभी भी तो आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरा वर्ड टू वर्ड याद है, बट इतना तो याद आया ना सर, वो कॉफी वाला केस था जिसमें बहुत सारे वो फ्लेवर्स थे, हमने बोला था कुछ फ्लेवर जो चल ही नहीं रहे उसको हटा दो, सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड का मतलब तो पता है ना सर, स्टैंडर्ड, क्वालिटी, ग्रेडिंग, ये सब की बातें आती है स्टैंडर्डाइजेशन में। आई बात समझ? सिंप्लीफिकेशन याद रखना, ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में याद नहीं आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन तो याद आएगा सर। ठीक है, इसको ध्यान रखना सर। ये इससे पहचान है सर, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन साइज टाइप्स। सर मैं जो लिख के दिया हूं इससे भी याद रख लो तो सब चीजें याद रह जाएगी। ये जो समरी बुक बनाया है ना सर, ये इसके एक एक वर्ड मैंने टाइप किए, एक एक वर्ड मैंने रात को बैठ के टाइप किए, एक एक चीज होश और आवाज में पढ़ के टाइप किए। मुझे पता है कितनी जगह काम की चीजें, क्या बकवास था, क्या चीज काम की नहीं थी सर। तो उतना ही चीजें रखा है मैंने जितना जो बच्चे के लिए काम कर, बाकी चीजें रखा ही नहीं है। ठीक है, अगला दिया हुआ है सर वर्क स्टडी। इसके अंदर सबसे पहला आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या है सर? एक काम से दूसरे काम के बीच में रेस्ट इंटरवल। इसकी पहचान तो बहुत आराम से होगी सर, जहां पर वो क्या बताएगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज से कंटिन्यूअस बेसिस में काम कराया जा रहा है सर, उन्हें रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, उनकी इफिशियंसी कम हो गई है, उससे पता चलेगा फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है सर? इसमें ना 2-3 याद रखना, एक कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव याद रखना, एक वो डेप्रिसिएशन वाला याद रखना सर, SLMWDB वाला मेथड स्टडी। अगला है टाइम स्टडी। ये क्या होता है सर? कोई भी काम को करने के लिए कितना टाइम पीरियड, ये वर्ड मिलेगा एग्जाम में, ढूंढ के याद रखना, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टाइम, ये वर्ड से पहचान होती है इसकी, टाइम स्टडी। कोई भी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए सर, ठीक है, स्टैंडर्ड याद रखना, यही वर्ड इसकी पहचान है टाइम स्टडी की। अगला है मोशन स्टडी। ये याद है क्या था? अननेसेसरी मूवमेंट्स। इसमें वो एक ठोक याद रखना, भयानक अच्छे से याद रखना सर, जहां पर वो टेबल के नीचे झुकता है, ड्रॉज से चीजें निकालता है, ड्रॉज से निकाल के यूज करता है, फिर वापस ड्रॉज में रखता है, ड्रॉज बंद करता है। मोशन स्टडी, एक केस स्टडी भयानक आती है सर, वो उसी के आसपास घुमाते रहता है केस स्टडी के। मोशन स्टडी, अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। और याद करो इसमें एक और वाला एग्जांपल था जिसमें आप लोग को बहुत दिल से छू के गया था, वो याद है? आपके स्कूल के टीचर्स 3 फ्लोर ऊपर चढ़ के आ रहे थे सर, याद आया? 3 फ्लोर ऊपर चढ़ के आ रहे थे तो 10 मिनट लेट आ रहे थे पढ़ाने में, बच्चों ने कंप्लेन कर दिया टीचर्स टाइम पे नहीं आते। मोशन स्टडी, अरे मोशन स्टडी आया समझ, याद आया? ध्यान रखना सर, ये 2 केस स्टडी थी। अगला क्या है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसकी पहचान कैसे करोगे सर? एफिशिएंसी, ये याद रखना सर, जहां पर अपन एम्प्लॉयज को उनकी एफिशिएंसी के बेसिस में पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें ध्यान रखना, इफिशिएंसी के बेसिस में इसकी केस स्टडी किसके साथ बनेगी सर? इक्विटी वाले के साथ बनेगी। कैसे? जहां पर वो आपको ये दे देगा सर कि मेल को इतना पेमेंट हो रहा है, फीमेल को इतना पेमेंट हो रहा है, ठीक है, फिर आपसे पूछेगा इस ये पर्टिकुलर केस स्टडी में आप एक साइंटिफिक टेक्निक भी बताइए, और साइंटिफिक टेक्निक के साथ एक और सिंपल आप प्रिंसिपल भी बताइए। ये दोनों साथ में कनेक्ट करके पूछ सकता है सर। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम याद रखना सर, लोगों की इफिशियंसी के बेसिस में। इसकी 2-3 पहचान है, एक इफिशियंसी बोलेगा, एक जो जितने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस में, ध्यान रखना इसको।
अगला क्या था सर? इसका मतलब क्या था? जहां पर अपने एम्प्लॉइज की जो थिंकिंग है उसको चेंज करना और किस तरफ डाइवर्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए। ठीक है, एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इससे कोई केस स्टडी नहीं आती सर। चलो सबसे पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, नेक्स्ट, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, इसके नाम पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए सर। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं पूरा डीप डिटेल में पढ़ के जाना, एक बार पढ़ के जरूर जाना, बहुत रेयरेस्ट आता है एग्जाम में, रेयरेस्ट, बट ऐसा नहीं है कि कभी आया नहीं है सर, आया हुआ है। ठीक है, पहला क्या है, ऑपरेशनल रिसर्च, दूसरा, नेक्स्ट, 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 आई बात समझ बैठा दिमाग में? ठीक।